हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज फॉर क्लास 10। द कंटेंट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। लेट्स बिगिन विद अ डेफिनेशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सक्रीशन कहा किसको जाता है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एज पर द डेफिनेशन यू कैन सी हियर, excretion is the elimination means removal, शरीर से बाहर निकाल दिया, this is removal. Okay, so excretion is the elimination of metabolic waste material like ammonia. These are toxic. ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड और भी इसके जैसे कई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अगर शरीर उसको बाहर निकाल रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी। शरीर से बाहर मेटाबॉलिक वेस्ट निकाल दिया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। राइट, you can see the diagram. Most aquatic animals, including many fishes, they excrete ammonia as their metabolic waste product. It is their metabolic waste product. Mammals, amphibians, and snake, and in some bony fishes, the metabolic waste product is urea. अगर birds, insect, reptiles कई है, land snail है, और वहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा metabolic waste product in form of यूरिक एसिड। राइट, आप समझिए बात को, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म वाइज वैरी करता है। अगर आप फिश में देखोगे, मछलियों में देखो तो इट इज अमोनिया, करेक्ट। मैमल्स में देखें, एम्फीबिया में देखें, शार्क में, बोनी फिश में देखें, सम बोनी फिश, यू विल फाइंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। बर्ड्स में देखो, इंसेक्ट्स का है, रेप्टाइल्स है, लैंड स्नेल्स है, यू विल फाइंड यूरिक एसिड as metabolic waste product. These waste products are highly toxic. Mind it, ये जो waste products होते हैं, these are highly toxic. ये काफी जहरीला होता है, जान ले लेगा ऑर्गेनिज्म का. So it must be removed out from the body, and this removal process is known as excretion. Right? Now see how osmoregulation, what is the meaning of osmoregulation, how osmoregulation occurs. Osmoregulation कहते हैं किसको? This is another important term, osmoregulation. Read the definition. It is process of regulating, mind it, it is the process of regulating osmotic pressure of body fluid by controlling the amount of water and salts in the body, retaining the latter in case of deficiency and eliminating the same if in excess. So actually this osmoregulation is salt and water balance process. Water balance process, ठीक है। अगर बॉडी में कम है तो ये चाहेगा कि अपना शरीर में जितनी आवश्यकता है वाटर का, सॉल्ट का, वो रख ले। अगर ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वाला बॉडी से बाहर निकाल देगा। इन दिस वे ऑर्गेनिज्म रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी। सी द डायग्राम, ये फिश है, ये फिश है। तो फिश में आप देखो, अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, मछली जो है पानी और कुछ आयन फूड के जरिए बॉडी के अंदर ले रही है। दिस वन। अपटेक ऑफ सॉल्ट आयन बाय गिल्स, गिल्स से भी कुछ सॉल्ट आयन आ रहा है। ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस, पानी का भी जो एंट्री देखोगे तो गिल्स से है, ठीक है, और दूसरे बॉडी के हिस्से से भी होता है, ठीक है। आप माउथ से भी देखो, यहाँ से भी एंट्री हो रहा है। अब इस फिश को जितना सॉल्ट और वाटर चाहिए ये फिश रखेगा। अगर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब इसके नीड से एक्स्ट्रा जब होगा, whenever you find इसके नीड से एक्स्ट्रा, मतलब अगर मछली को देखें तो सॉल्ट का जो रिक्वायरमेंट है ये अपना पूरा कर लेगा, वाटर रिक्वायरमेंट जो है पूरा कर लेगा। अगर एक्स्ट्रा है then extra salt and water will be excreted. So excretion of large amount of water in dilute urine
from kidneys. In this way, this freshwater fish is regulating the amount of salt and water in their body. ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया। ऑस्मो रेगुलेशन में होता यही है, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का एक बैलेंस बनाएगा। अगर बॉडी को जरूरत है पानी का, सॉल्ट का, तो रखेगा, एक्स्ट्रा है तो वो एलिमिनेट कर देगा, राइट। सो दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखते हैं हाउ एक्सक्रीशन अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एज यू नो, द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। यू सी दिस, दिस इज अमीबा। यू नो अमीबा, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जिसका बॉडी सिंगल सेल का बना होगा, हाउ एक्सक्रीशन विल अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होगा, ओके। देखो, अ स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, राइट। स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा कैसे? वेस्ट प्रोडक्ट जनरली पास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी इनटू सराउंडिंग वाटर बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। सिंपल डिफ्यूजन मेथड, कोई ऑर्गन नहीं है स्पेसिफिक, पूरा बॉडी सरफेस ही रोल प्ले करेगा इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जस्ट सीन अमीबा। अमीबा में आप क्या देख रहे हो? वाटर एंटर द अमीबा बाय ऑस्मोसिस। चलो, ऑस्मोसिस हुआ है, पानी की एंट्री यहाँ है, ठीक है। और ये इकट्ठा कहाँ होगा? एंड दैट कलेक्ट्स इन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल स्वेल अप, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का आकार बढ़ेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल burst to release the water and the process starts all over again. So this is the method of excretion in unicellular organism like amoeba, paramecium. तो ऐसे ही इसमें होता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी सरफेस से सराउंडिंग वाटर में सिंपल डिफ्यूजन मेथड से निकल जाएगा। दैट इज एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। freshwater unicellular organism for, मतलब अगर आप देखोगे अमीबा, सो अमीबा क्या है? ये तो फ्रेश वाटर में ही तो रहता है। तो यहाँ आप देखोगे तो दे आर हैविंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सो फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर फॉर्म आल्सो हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर दिस वेरी पर्पस। तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है, और बाकी में बॉडी सरफेस से ऐसे ही होगा। अब the same thing is written here, contractile vacuole collect water and waste product from the body. Mind it, क्या लिखा है? contractile vacuole अभी भी डिस्कस किया कि अमीबा क्या करेगा, contractile vacuole है इसके अंदर, and this contractile vacuole collect the waste product from the body, swells up, reaches the surface, surface के पास आएगा। मीन्स अगर ये contractile vacuole है, धीरे धीरे भरा है, and this is coming towards surface, surface पे आएगा and here it burst, यहाँ ये फटेगा, फटने के बाद इसे कंटेंट बॉडी से बाहर, right? Osmoregulation is required in freshwater forms as outside freshwater has a tendency to enter their bodies due to higher internal osmotic concentration. बहुत तेजी से पानी एंटर करता है, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग टू देखें तो जो सिचुएशन है पानी का ऑर्गेनिज्म के बॉडी का, तो उसके हिसाब से देखेंगे। सो ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ मस्ट होगा। ऑस्मो रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स as outside fresh water has tendency to enter their body due to higher internal osmotic concentration. Internal osmotic concentration मान लो ये अंदर का है, internal osmotic concentration है ये, राइट, ये हाई होगा।
ठीक है, अगर ये हाई है सो वाटर विल एंटर वेरी रैपिडली इनसाइड द body. So osmoregulation is highly required here, right? Now see excretory organs in animals. इसको याद रखना है, it is important one. CBSE के एग्जाम में कभी कभी पूछता है नेम द excretory organ found in annelida. अब annelida का कोई एग्जांपल दे देगा, क्या देगा कि बताओ भाई अर्थवर्म जो है उसमें आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो आपको बताना होगा. सो excretory organ protonephridia, generally you find it in platyhelminths or rotifers, some annelids, not in all, mind it, some annelids, right? cephalopods में ही मिलेगा. नेफ्रेडिया देखिए, तो नेफ्रेडिया है एनेलिडा में, जिसका एग्जांपल है अर्थवर्म. मालपीवियन ट्यूब्यूल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन इंसेक्ट में आर्थ्रोपोड्स, ये आर्थ्रोपोडा में ये मिलेगा. ग्रीन ग्लैंड, ओके, और एंटीनल ग्लैंड यू विल फाइंड इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, ये झींगा में आपको मिलेगा. किडनी है इन हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन, ह्यूमन में देखो एक्सक्रीशन के लिए वी आर हैविंग किडनी. तो इसको याद रखना है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिए और 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा तो आप बनाइए. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बात करेंगे, आखिर ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है. यू कैन सी द डायग्राम हियर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम आपके स्क्रीन पे है. देखेंगे कि आखिर ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है. ध्यान से देखिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. You can see this is the diagram of human excretory system, the same diagram as you find in your NCERT book. NCERT book में आपका इसी तरह का डायग्राम है. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे तो सबसे पहले जानो कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको मिलेगा एक पेयर ऑफ किडनी. अब देखिए पेयर ऑफ किडनी क्या है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, सेकेंड द पेयर ऑफ किडनी यू कैन फाइंड आउट, ठीक है. उसके बाद आप देखो ए पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, तो यूरेटर कहाँ, यू कैन सी दिस वन इज द यूरेटर, एक हो गया ये एक यूरेटर और एक ये वाला हो गया, दिस इज द सेकंड वन. तो ए पेयर ऑफ यूरेटर आपको मिल गया. इसके बाद दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, थर्ड नंबर में यू कैन सी यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है. एंड दिस इज द यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा है दैट ओपन आउटसाइड, ओके. मेल में देखिएगा तो इट ओपन्स इन पेनिस, फीमेल में देखोगे तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो यूरिनरी मीटस है वहां जाके ये खुलता है. सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज हैविंग ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. अब इसी सिस्टम के जरिए ह्यूमन में एक्सक्रीशन होगा. एक्सक्रीशन होने का मतलब है कि ब्लड, ध्यान दो, ब्लड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट, blood with nitrogenous waste come to the kidney, वो किडनी में आएगा फॉर फिल्टरेशन, ठीक है, फॉर फिल्टरेशन के लिए आएगा और फिल्ट्रेशन के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो वंस यूरिन इज फॉर्म्ड तो एक्सक्रीशन का काम हो जाता है, ठीक है. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही होना है कि बॉडी का ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो किडनी को आएगा, किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट होता है दैट इज द यूरिन. दिस इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन है, करेक्ट. अब आगे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का. किडनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दिस इज द किडनी. किडनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन.
राइट। अगर किडनी ना हो तो एक्सक्रीशन नहीं होगा। कारण है किडनी ही ब्लड को फिल्टर करेगा बिकॉज इट इज हैविंग फिल्टरिंग यूनिट। अब अगर इसका अपीयरेंस वाइज देखें तो कलर आप देखो, इट इज रेडिश ब्राउन, दिख भी रहा है ये रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन है ये। बीन के आकार का है, बीन शेप्ड एंड enclosed in a tough 3-layered fibrous capsule। इसके चारों ओर टफ लेयर्स होते हैं, ऐसे टफ लेयर्स होते हैं, ठीक है। इससे ये पूरा जैकेटेड होगा, कवर्ड होगा। सो इट इज रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, enclosed in a tough 3-layered fibrous capsule। अगर शरीर में, बॉडी के अंदर इसका पोजीशन देखें तो पोजीशन आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic and third lumbar vertebra। You will find near वेस्ट एरिया, कमर के पास ये इसका पोजीशन है। तो स्पाइनल कोड के अपोजिट में देखोगे, स्पाइनल कोड के लोअर साइड में, तो आपको उसी तरफ ये मिलेगा, मींस एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा स्पाइनल कोड का होता है ना। अगर आप स्पाइनल कोड में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे यूनिट होंगे, दैट इज द वर्टिब्रा, तो ये उसी में होगा, ठीक है। तो लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पास होगा, जिसके अंदर आपको स्पाइनल कोड भी मिलेगा, राइट। साइज वाइज देखें तो अगर इसका लेंथ देखिए, लंबाई, इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई देखो, ऑन एन एवरेज थोड़ा वेरिएबल है ना, बट इट इज 5 to 7, थिकनेस 2.3 सेंटीमीटर। और वजन जो है आपका 120 से लेकर के 170 ग्राम तक होगा। इट इज द एवरेज वेट, ओके। सो किडनी का अपीयरेंस वाइज समझ गए, इट इज रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड, और टफ लेयर रहेगा चारों फाइब्रस कैप्सूल का, उसके अंदर ये है। पोजीशन है इसका नियर वेस्ट एरिया एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, और वजन जो है एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम, राइट। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेना चाहिए क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 10th लेवल पे भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें कभी कभी ये क्वेश्चंस आता है, तो थोड़ा सा पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखिए, देखो इस किडनी को डायग्राम को फोकस करोगे, फोकस है यहाँ आपको देखना है ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी। अब इस कनकेव साइड को देखो, मींस इस साइड को, आप इस साइड को देखो, कनकेव साइड को देखो। देयर इज एन ओपनिंग, एक ओपनिंग है, सी दिस वन, दिस इज द ओपनिंग। This opening is called hilum or hilus, through which blood vessels, nerves, lymphatic duct and ureter enter the kidney। अब इसी hilus के जरिए, this is the ये opening, this opening is hilum, और इसी hilum आप पिछले स्लाइड में भी देख सकते हो, you can see this, just remove the ink, okay, see this hilum, यहाँ आप hilum देखो, this is hilum, concave end पे दिख रहा है, through which renal artery is entering in the kidney, renal vein भी किडनी के अंदर जा रहा है, ureter भी देखो, ureter is coming out through this one, सभी इसी से निकलेगा। So you can see this। हम लोग देख रहे थे हाइलम के जरिए क्या जाना है, तो on the concave side of kidney you will find an opening that is called hilum, through which blood vessels, nerves, lymphatic duct, ureter enter the kidney। अब अंदर चल के देखें, हाइलम तो आप देख रहे हो, this one is the hilum। Hilum leads to funnel shaped cavity called renal pelvis। See this one, renal pelvis। renal pelvis कौन सा है? this one, ये वाला, this one is the renal pelvis। So hilum leads to funnel shaped cavity called renal pelvis। अब इसके प्रोजेक्शंस हैं, you can see this, इसके जो प्रोजेक्शंस ये दिख रहे हैं, these projections are called calyx।
कैलिक्स, और प्लूरल फॉर्म बोलो तो कैलिसेस है ये। तो ये रेनल का ये आपका प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा है, यू कैन सी हियर दीज आर द प्रोजेक्शंस। यहाँ देखो प्रोजेक्शंस, ये सब प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड दीज प्रोजेक्शंस आर रेन, व्हाट इट इज कॉल्ड, कैलिक्स, राइट। इसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, करेक्ट। आगे देखिए, अब किडनी के जब इंटरनल एनाटॉमी देखोगे, सो ईच किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स। अगर किडनी का इंटरनल एनाटॉमी देखोगे तो जो बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया, दिस वन, ये बाहर वाला एरिया, ये कॉर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। एंड द इनर वन इज कॉल्ड मेडुला। कॉर्टेक्स यहाँ तक, और बाकी अंदर वाला जो हिस्सा देख रहे हो, दिस वन इज कॉल्ड मेडुला। यानी किडनी को देखा जाए तो इट इज डिवाइडेड इनटू रेन, दिस वन इज आउटर में हो गया आपका कॉर्टेक्स, और अंदर हो गया ये मेडुला, राइट। तो each kidney has outer cortex and inner medulla. This is the cortex and this one is the medulla, right। ये cortex है और ये medulla है, ठीक है। अब इस medulla पे ध्यान से देखो, medulla has few conical projections। आप इसको देखिए, see this, ये आप फोकस करो, this is the conical projections। ये conical projections है, these conical projections are called medullary pyramids। So medulla has few conical projections called renal pyramid or medullary pyramid projecting into the calyces। Calyces कौन है? This one, it is projecting into calyces। अगर देखा जाए it is projecting into the calyces, ठीक है। देखो कैसे, medullary pyramid you can see, and this one is projecting to the calyces। यहाँ पे देखो projecting to the calyces, यहाँ देखो इस जगह पे भी वही है, projecting into the calyces, correct। Now see this, kidney is having its filtering unit nephron। किडनी के अंदर आपको मिलेगा क्या, नेफ्रॉन मिलेगा, यू विल फाइंड नेफ्रॉन, ठीक है। तो किडनी के अंदर आपको क्या मिलता है, नेफ्रॉन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन। दिस वाज दिस नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दिस वन इज नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन। तो ऐसा किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा ही होता है, कम तो होगा नहीं, उससे ज्यादा ही होगा। एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। सो नेफ्रॉन इज द फिल्टरेशन यूनिट भी अगर कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका काम ही है ब्लड को फिल्टर करना। सो नेफ्रॉन ही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, राइट। अब ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम बनाने आएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट डायग्राम, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत इजी है बनाना। नेफ्रॉन में देखोगे तो ईच नेफ्रॉन इज हैविंग 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन में 2 पार्ट आपको मिलेगा। पहला पार्ट आप इस पार्ट को रखो, दिस वन इज द ग्लोमेरुलस का रखो। बाकी जो रेस्ट पार्ट देख रहे हो, दिस इज द रेनल ट्यूब्यूल, ये सारा रेनल ट्यूब्यूल है। सो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल, 2 आपको मिलेगा। अब इस डायग्राम में देखो, दिस पार्ट यहाँ देखिएगा, दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड रेस्ट जो दिख रहा है, दिस इज द रेनल ट्यूब्यूल, राइट। सो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। अब आगे देखिए, अगर ग्लोमेरुलस को देखेंगे, थोड़ा सा इनलार्ज करके देखो इसको, ग्लोमेरुलस को देखो, तो ग्लोमेरुलस होता क्या है,
It is a tuft of capillary formed by afferent arteriole. अब afferent arteriole क्या है? This is the fine branch of renal artery. Renal artery जो blood carry करेगा उसी का ये branch है. So glomerulus is a tuft means group of capillaries. So you can see this one. यहाँ अगर देखें this one, see this one is the glomerulus. ठीक है, ये glomerulus है. कैसे बना है? इस artery से बना है. This artery is मतलब it is the branch of artery. So this is afferent arteriole. This is afferent arteriole. ये afferent arteriole है. See this afferent arteriole. तो ये afferent arteriole. This one is the efferent, right? So glomerulus is formed by afferent arteriole. It is like a tuft of capillaries. Okay, and blood is carried from the glomerulus through this one. This one is the efferent arteriole. So afferent arteriole and efferent arteriole. See the, just again I am erasing all those things. एक बार फिर से देखें, जो blood carry करेगा, this one is the afferent arteriole. This one, afferent arteriole, right? फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड लेके जो बाहर आएगा, this one is efferent arteriole. This one is the efferent arteriole. Afferent, A for afferent, E for efferent. Afferent arteriole and efferent arteriole. पूरा अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो आपको ग्लोमेरुलस साफ साफ दिखाई दे रहा है. टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यू कैन सी दिस, यही है टफ्ट ऑफ कैपिलरी. दिस वन, दिस इज द ग्लोमेरुलस, राइट? अब आगे देखें. बाकी इसके रेनल टिब्यूल पे बात करेंगे. तो रेनल टिब्यूल बिगिन विथ अ कप लाइक वुमन कैप्सूल. यू कैन सी दिस कप लाइक मतलब ये ऐसा होगा, लाइक दिस, ठीक है. सो दिस इज द वुमेन्स कैप्सूल, इसको वुमेन कैप्सूल बोलेंगे. सो रेनल टिब्यूल बिगिन विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक वुमेन्स कैप्सूल which encloses the glomerulus, जिसके अंदर आपको ये glomerulus दिखेगा. अगर ऐसे देखें, so this one is the afferent arteriole coming and it is forming tuft like, leaving this one. तो ये अगर afferent arteriole है, this one is glomerulus, right? And it is enclosed under this Woman capsule. So renal tubule begin with a double-walled cup-like woman's capsule which encloses the glomerulus, right? अब देखो, glomerulus and woman's capsule, ध्यान देना, glomerulus and woman capsule यानी ये वाला glomerulus ले लो plus ये woman capsule, together they are called Malpighian body और renal cropsicle भी आप इसको कह सकते हैं. So combination of glomerulus and woman capsule called Malpighian body or renal cropsicle, right? अब आगे देखो, अब इस टिब्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा? द टिब्यूल कंटिन्यूज विथ PCT, proximal tubule और proximal. देखिए यहाँ कन्वोल्यूशन थोड़ा दिख रहा है, you will find it convolution. This one is called convolution. तो आप इसको कहिएगा proximal convoluted tubule, ठीक है. उसके बाद आपको एक U के आकार का ये ट्यूब जो मिल रहा है, this tube is called Henle's loop, ठीक है. हेयर पिन शब्द होगा, हेयर पिन शब्द Henle's loop और loop of Henle you can call it, ठीक है. अब loop of Henle में क्या देखोगे? You will find limbs, limbs इसको कहते हैं, ये limbs, ठीक है. जो नीचे की ओर आ रहा है इसको आप descending limb कहना, जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको आप ascending limb कहना. So Henle's loop is a hairpin shaped structure. It has descending and ascending limbs, right?
तो ये इसके स्ट्रक्चर में है। उसके बाद देखो DCT, अब इस डिस्टल ट्यूब्यूल को देखिए, DCT भी आप इसको कहिए DCT। तो DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कलेक्टिंग डक्ट में एक ही नेफ्रॉन का DCT खुलेगा, ऐसा नहीं है। द DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। आप जरा किडनी वाला स्ट्रक्चर को थोड़ा फोकस करो तो मान लो कि ये जो था ये था कॉर्टेक्स वाला एरिया, यहाँ से तो यूरेटर वगैरह आ रहा है, तो ये कॉर्टेक्स वाला एरिया है और ये वाला एरिया है मेडुला वाला। तो आपका जो है जस्ट सी दिस, ये जो है ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ रेनल पेल्विस तक जाएगा। सो दिस कलेक्टिंग डक्ट extends from the cortex to inner parts of the medulla. They converge and open into renal pelvis, right? ये renal pelvis में खुलेगा। अब बात करें लोकेशन वाइज कि कौन सा चीज कहाँ मिलेगा। देखो माल्पीगियन बॉडी, PCT, DCT, ये सब आपको कॉर्टेक्स वाले एरिया में मिलेगा। यानी अगर किडनी का कॉर्टेक्स देखें, सपोज कॉर्टेक्स अगर देखें तो ये सब यही मिलेगा। ये मल्पीगियन बॉडी, PCT, लूप ऑफ हेनले डीप में जाएगा, DCT यहाँ मिलेगा, कलेक्टिंग डक्ट रेनल पेल्विस, तो ये आपको मिलेगा। ये 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 सब आपको रेनल कॉर्टेक्स में मिलेगा। लूप ऑफ हेनली जो देख रहे हैं, दिस वन लूप ऑफ हेनली, यू कैन सी दिस लूप ऑफ हेनली, इट डिप्स इनटू द मेडुला। लूप ऑफ हेनली आपको मेडुला में मिलेगा, राइट। इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम दिस वन, देखो इसी को हम लोग बोल रहे थे इफरेंट आर्टेरियोल, राइट। अब इफरेंट आर्टेरियोल का खेल क्या है वो देखो। Efferent arteriole emerging from glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule. अब ये क्या करेगा, this one see this, ये जो है इसके चारों ओर एक नेटवर्क जैसा बनाएगा। This is going to form a network like structure, right? So कौन बना रहा है, this one efferent arteriole, the efferent arteriole है and this is going to form the network of fine capillaries, ठीक है, इसको कहते हैं around the renal tubule। A minute vessels of this network runs parallel to the loop of Henle। loop of Henle के पास देखोगे तो इसका minute network होगा U आकार का, that is called vasa recta, इसको vasa recta बोलेंगे, इसको ध्यान में रखना है। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अगले क्लास में देखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।